सो वेरी गुड डे टू एवरीवन। अभी हमने ना कल क्या स्टार्ट किया था, कल हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया पार्ट वन ऑफ मेगा एग्जाम्शन। अब मेगा एग्जाम्शन का पार्ट वन तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, बट साथ ही साथ में आईसीआई का पीडीएफ भी आ गया है अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं उसके साथ में तुमको मेगा एग्जाम्शन का अमेंडमेंट भी साथ ही साथ क्या करवा देती हूँ, गो थ्रू करवाती हूँ। तो व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्शन फ्रॉम जीएसटी, एग्जाम्शन फ्रॉम जीएसटी का हम सेकंड पार्ट रिवीजन वीडियो का स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें मैं पहले ही बता दूं, मेगा एग्जाम्शन में अमेंडमेंट है, हाँ है। और इतने भारी अमेंडमेंट है कि 2 मिनट में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो पहला अमेंडमेंट क्या है, हमने एक सर्विस आगे चल के अभी करनी है, सैटेलाइट सर्विस। हमने कहा तो उसमें याद रखना, अंतरिक्ष नाम याद रखना, स्पेस याद रखना, न्यू स्पेस याद रखना, अब कुछ याद मत रखना। सिर्फ याद रखना, चाहे कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करने से रिलेटेड सर्विस देगा मेगा एग्जाम्शन। तो पहला अमेंडमेंट क्या है, तो जो ये अंतरिक्ष था, ये सब नाम थे, कोई नामों की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि सैटेलाइट लॉन्च करने से रिलेटेड जो सर्विस है दैट इज। सेकंड फिर आता है जितनी जगह, ये जो अमेंडमेंट मैं बोल रही हूँ ये अमेंडमेंट मेगा एग्जाम्शन में भी है, जी हाँ, ये अमेंडमेंट इसके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी है। और ये है सबसेट ऑफ अमेंडमेंट अब तक का। और वो अमेंडमेंट ऐसा है, हमने किया था सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस देती है, यूनियन टेरिटरी सर्विस देती है, लोकल अथॉरिटी सर्विस देती है। अब सबसे टफ अमेंडमेंट ये कि इसमें जोड़ देना क्या, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो जहां जहां आरसीएम में तुमको यही सेम चीज दिखेगी, जहां जहां मेगा एग्जाम्शन में यही सेम चीज है, तुम्हें सिर्फ क्या जोड़ना है साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे, दोनों ही जगह क्या होगा, दोनों ही जगह फॉरवर्ड चार्ज में क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब मैम, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे मतलब इंडियन रेलवे टैक्सेबल है, हाँ बिल्कुल टैक्सेबल है मैम। मतलब इंडियन रेलवे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, हाँ फॉरवर्ड चार्ज में। अरे पर इंडियन रेलवे का जनरल वाला कल ही किया था ना, जनरल डिब्बा जीएसटी नहीं लगता, पर जो फर्स्ट क्लास एसी टिकट है वगैरह वगैरह उस पे तो जीएसटी लगेगा। इंडियन रेलवे सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं कराता, सामान भी इधर से उधर लेके जाता है भाई। तो वो जो सामान भी इधर से उधर लेके जाता है उस पे क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्योंकि तुमने मेरे साथ कल ही ये सर्विस की है कि मेगा एग्जाम्शन में बोला है सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये सारी सर्विस नहीं, ये टैक्सेबल है। और फिर हमने इसको आरसीएम से रेफर करके देखा था कि एक्चुअल में जब भी गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो टैक्सेबल होती है आरसीएम में। बट यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आरसीएम में भी इस चीज को क्या करके रखा है, लिखा है, मतलब जितनी जगह तुमने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जोड़ा है ना, सेम सारी सर्विस जो तुम्हें वहां पे गवर्नमेंट वाली मिलेगी, उस सब जगह पे तुमको क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को क्या करना है, ऐड करना है। बस यही इतना सा क्या था, अमेंडमेंट खत्म हो गया वो अमेंडमेंट अपना। दो थे हमारे अमेंडमेंट मेगा एग्जाम्शन के। एक नई सर्विस एंटर हुई है हमारी दुनिया में, और वो है टू, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब हमने टू द गवर्नमेंट किया था, टू द गवर्नमेंट में ले दे के तो 5 ही सर्विस आती थी। एक प्योर सर्विस थी, एक कंपोजिट वाली सर्विस थी, एक फेयर प्राइस शॉप वाली सर्विस थी। उसके बाद कौन सी सर्विस थी, फेयर प्राइस शॉप के बाद दो और याद दिलाओ, मेरा स्किप हुआ। बताओ, मतलब क्या बताओ। फेयर प्राइस था, प्योर सर्विस थी, फिर उसके बाद 25% वाली सर्विस थी। और कौन सी दो सर्विस थी जो हम गवर्नमेंट को देते थे और गवर्नमेंट बोलती थी कि चलेगा, रिहैब प्रोफेशनल जब सर्विस देता था गवर्नमेंट को रिहैब सेंटर के लिए, वो भी क्या था, हमारा एग्जाम था। 75 एक्सपेंडिचर का था मैम कुछ तो। एक्सपेंडिचर अगर 75% किया, या इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम हमारी गवर्नमेंट पे करती है, वो भी एग्जाम था। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ऐड हो गई, अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम गवर्नमेंट अथॉरिटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम गवर्नमेंट को दे रहे सर्विस, या तो वाटर सप्लाई करते हैं, पब्लिक हेल्थ, या फिर सैनिटेशन, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब ये नाम याद रख लो। अगर ये सर्विस गवर्नमेंट की अथॉरिटी को दी जा रही है, गवर्नमेंट को जा रही है, तो इसका मतलब चाहे वाटर सप्लाई करो उनके वहां पे, या पब्लिक हेल्थ देखो, या सैनिटेशन देखो, या वेस्ट मैनेजमेंट देखो, या सम स्लम इंप्रूवमेंट करो, सब एग्जाम। अगर ये सर्विस गई है किसको, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, डन, खत्म। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या है,
यहाँ पे एक्चुअल में ये हमने किया भी नहीं था। क्यों नहीं किया था ये वाली सर्विसेज, इसको छोड़ के? ये एक सर्विस थी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्लेस आउटसाइड इंडिया से कस्टम स्टेशन तक जाता है, तो ये वाली सर्विस वैसे ही डिलीट हो गई है। और इस पे अपन ने बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं किया था कि आउटसाइड इंडिया से अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, कैसे आते हैं, बाय वेसल आते हैं, कहाँ तक आते हैं, कस्टम स्टेशन तक आते हैं, तो पहले ये एग्जाम था, अब ये टैक्सेबल हो। ये इतना छोटा सा क्या है अमेंडमेंट। और एक चीज बार बार हम बोलते थे ना मैम, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगी और आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए सर्विसेज को इंपोर्ट किया है, तो पहले क्या होता था, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस आरबीआई के लिए क्या हो जाती थी, एग्जिम्ट हो जाती थी। अब क्या हो गई, आरबीआई के लिए भी इसको क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया। अब याद करो, आरबीआई अगर कोई भी सर्विस लेता है इंडिया के बाहर से, तो हमने कहा पढ़ा है, आरसीएम में पढ़ा है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। तो भले ही वो ये वाली सर्विस भी लेगा ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड, तब भी क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही रहेगा। Done? So these were all the amendments with related to your मेगा एग्जेम्पशन वाला चैप्टर। ठीक है, अब इससे पहले मैं थोड़ा सा मेगा एग्जाम्पशन स्टार्ट करूं, मन नहीं मान रहा इसलिए तुमको सिर्फ दिखा रही हूँ कि आरसीएम में भी इतना ही कुछ किया है उन्होंने। आरसीएम में क्या किया मैम, ये रही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कुछ नहीं है, वही सर्विस जहां पे तुमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऐड किया ना हर जगह, यहाँ पे भी तुम्हें सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही क्या करना चाहिए था, ऐड करना चाहिए था। तो जब वहां पे उन्होंने किसको हटाया, अगर एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंडियन कस्टम तक आता है, जब वहां पे उसको टैक्सेबल कर दिया, यहाँ पे भी क्या कर दिया, यहाँ उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से हटा दिया, फॉरवर्ड में ही लेके चले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई भी पर्सन क्या करता है जो इंडिया के बाहर है, इंडिया वालों को कौन सी सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल की सर्विस देता है, तो पहले ये आरसीएम में कवर होती थी, फिर वहां मेगा एग्जाम कर देते थे। इधर आरसीएम में कवर किया, फिर कुछ लोगों के लिए वहां क्या किया था, मेगा एग्जाम्पशन। अब उन्होंने मेगा एग्जाम्पशन से इसको हटा दिया और इसको आरसीएम से भी हटा दिया। इसका मतलब है अब ये टैक्सेबल है, और अब साथ में क्या है, फॉरवर्ड चार्ज में ये टैक्सेबल है। आया समझ में? ठीक है, इसके बाद ये तो गुड्स से रिलेटेड है, जस्ट गो थ्रू करना हो तो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड हमको कोर्स में नहीं है। तो जस्ट गो थ्रू करना हो तो एक बार क्या कर लेना, इसको गो थ्रू। इसी के साथ आरसीएम के और मेगा एग्जाम्पशन के क्या हो गए, अमेंडमेंट खत्म। लेकिन ये वाला मैं जब हमारी क्लास हो जाएगी, एक अमेंडमेंट वीडियो फिर से डालूंगी, जिसको मैं थोड़ा डिटेल में और डिस्कस कर दूंगी लिख लिख के। ऑल्दो ये ऐसी सर्विसेज नहीं थी जिनको इतनी इज्जत देने की जरूरत थी, तो मैंने इसको ऐसे ही क्या कर दिया, कंप्लीट। ठीक है, चलो, ऑडिबल प्रॉपरली है ना? अब स्टार्ट करते हैं फाइनली रिवीजन के साथ। मैम व्हाट अबाउट गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, कल तक हमने पार्ट वन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला रिवीजन कर, अब मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करती हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में सबसे मेन चीज तुमको क्या याद रखनी पड़ेगी, सबसे मेन चीज याद रखना, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। उसका मैं क्रक्स बता देती हूँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का क्रक्स क्या पढ़ के रखा था हमने। ये बोलते हैं मैम, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है, या तो ये 5% पे टैक्स पे कर सकते हैं, या फिर ये क्या करेंगे, 12% पे टैक्स पे कर सकते हैं। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रजिस्टर्ड हो, या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, उसने चूज कर लिया कि वो 5% पे टैक्स पे करना चाहता है, और प्लस वो कोई डिक्लेरेशन भी नहीं दे रहे कि हम ही सारे कंप्लाइंसेस करेंगे, ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रहे, तो अगर मैं मैम ये रजिस्टर्ड है, तब भी क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट को सारे कंप्लाइंस करना है। और मैम अगर ये अनरजिस्टर्ड निकला और उसने चूज किया है कि 5% चूज कर रहा हूँ, तो मैम एक रजिस्ट्रेशन में एक चीज होती है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर बोलता है कि अगर आप सारे के सारे ऐसे सप्लाई करते हो जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉल होते हैं, तो आपको किसी भी तरह से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मेरा जीटीए 5% चूज कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई है, इसलिए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जीटीए हम बोल रहे हैं। कल हमने इसका क्वेश्चन भी देखा था। तो मैम अब एक जीटीए है, जीटीए के पास चॉइस थी 5% की, इसने बोला मैं 5% लेना चाहता हूँ, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, और वो डिक्लेरेशन भी नहीं दे रहा है कि सारे कंप्लाइंसेस हम कर देंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म छोड़ दो।
तो इसका मतलब मैम यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ 5% में क्या होगा, आएगा। ठीक है, 5% में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। बट अगर मैम जीटीए चूज करता है 12%, तो ऑलवेज 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 क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही रहेगा, ये हम कर चुके हैं। अब जीटीए में याद रखना, अगर जीटीए तुम्हारा 5% वाले पे आता है, मतलब तुम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आते हो, तो ऐसे ही आंख बंद करके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता। क्या करना होगा, चेक करना होगा कि तुम्हारा रिसिपिएंट कौन है। मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि मेरा रिसिपिएंट कौन है। रिसिपिएंट होता कौन है, रिसिपिएंट वो होता है मैम जो क्या पे करता है, वो फ्रेट पे करता है, उसको हम बोलते हैं रिसिपिएंट। तो जिस बंदे ने फ्रेट पे किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिसिपिएंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं सीआईएफ मॉड्यूल पे चलूंगी, तो कौन मेरे को फ्रेट पे करके देगा, सीआईएफ मॉड्यूल में फ्रेट पे करने वाला सामने वाला पर्सन होगा। लेकिन अगर मैं एफओबी मॉड्यूल पे जाऊंगी तो फ्रेट कौन पे करेगा, हम ही क्या करेंगे, फ्रेट पे करेंगे उसके लिए। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, तो एक और चीज क्या है, यहाँ पे बोलते हैं मैम जीटीए में क्या हो रहा है, व्हेन इट कम्स टू जीटीए। अगर मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आप आ ही चुके हो जीटीए में, तो एक और चीज आती है। अब वो क्या आता है कि मैम रिसिपिएंट तो देखना है कि कौन है, पर ये देखना है क्या ये रिसिपिएंट 7 कैटेगरी में आते हैं। अब 7 कैटेगरी के रिसिपिएंट कौन होते हैं, तो 7 कैटेगरी के रिसिपिएंट में आता है, पॉइंट नंबर 1 फैक्ट्री आता है, सोसाइटी आता है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन आता है, इसमें नॉन तुम्हारा सीटीपी आता है, इसमें तुम्हारा फर्म आती है, फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या फिर क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो। तो ऐसे करके क्या है, 7 कैटेगरी के लोग हैं, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद आता है तुम्हारा फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तुम्हारा चाहे फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, फैक्ट्री, ये सारे लोग क्या है, 7 लोगों की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैम ये जो 7 लोगों की कैटेगरी आप बात कर रहे हो, सपोज करो जीटीए इन 7 लोगों को ही क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, हाँ 100% रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन मैम सामने वाला पर्सन, ये रिसिपिएंट रजिस्टर्ड भी हो सकता है, सामने वाला पर्सन ये रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो भी आरसीएम लगेगा, अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरसीएम के लिए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर क्या बोलता है, अगर एक भी ऐसा ट्रांजेक्शन तुमने कर दिया जिसमें क्या होगा, तुम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फंस गए, तो तुम्हें कंपलसरी मैंडेटरी लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जीटीए की पूरी कहानी खत्म हुई। अब मैं जीटीए से जुड़ा हुआ पहला मेगा एग्जाम्पशन बोलती हूँ। तो जीटीए कहता है कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय जीटीए कर रहे हो, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय जीटीए कर रहे हो, या फिर किससे कर रहे हो गुड्स ट्रांसपोर्ट, जीटीए से कर रहे हो, या फिर कल हमने क्या पढ़ा था, रेलवे भी पढ़ा था। ठीक है, तो जीटीए रेलवे या वेसल से अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कौन से, वो एग्रीकल्चर मटेरियल, वो रिलीफ मटेरियल, वो डिफेंस मटेरियल, उसके बाद मैम ऑर्गेनिक मैन्योर है, न्यूज़पेपर है, रजिस्टर्ड होना चाहिए वो न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें हैं मैम, मिल्क है, सॉल्ट है, मतलब क्या है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हो गए, उसके बाद रिलीफ मटेरियल हो गया, डिफेंस मटेरियल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। अगर ये सारी चीजें हैं तो मैम फिर ये 7 लोग जो है ना, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, अगर ये गुड्स हैं तो मेगा एग्जेम्पशन। तो पहला मेगा एग्जाम्पशन मेरा जीटीएस से रिलेटेड। दूसरा मेगा एग्जाम्पशन मैम क्या बोलता है, मेरा दूसरा नंबर का मेगा एग्जाम्पशन ये है कि अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या सप्लाई करता है, ये सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्ट की, मेरा जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देता है, बस वो अनरजिस्टर्ड ये 7 कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, तो भी क्या मिल जाएगा, मेगा एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तीसरा मेगा एग्जाम्पशन क्या है, तीसरा मेगा एग्जाम्पशन बोलता है अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऐसे रिसिपिएंट को, जो रिसिपिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टीडीएस पर्पस के लिए ही क्या लेके बैठी हुई है, रजिस्ट्रेशन लेके बैठी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी क्या है, मेगा एग्जाम्पशन है। इतनी बातें हमने क्या करी थी, करके रखी थी। डन, इतनी बात समझ में आई। तो ये कहाँ पे लिखा है, ये देखो, व्हेन इट कम्स टू जीटीए, हम स्पेसिफिकली जीटीए की बात करें, तो मैंने क्या बोला, ऐसे तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आप कैसे भी करो एग्जेम्प्ट है, तो अगर आप रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हो एग्जेम्प्ट है,
लेकिन जीटीए वाला एग्जेम्पशन नहीं है, टैक्सेबल है, और कोरियर सर्विस वाला भी क्या है, एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल। ठीक है। फिर आगे जब मैं गई तो इसने बताया देखो, चाहे आप रेलवे, वेसल या जीटीए किसी के भी थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करो, अगर ये वाले गुड्स है ना जो अभी अपन एग्रीकल्चर, रिलीफ मटेरियल सब कर रहे थे, तो ये तो इन एनी केस क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन मैम जीटी अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस प्रोवाइड करे तो क्या होगा, तो जीटी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करे तो भी एग्जेम्पशन है, बस ये अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये 7 कैटेगरी वाले पर्सन नहीं होना चाहिए। 7 कैटेगरी में वो ये फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कोऑपरेटिव, पार्टनरशिप फर्म है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मैम जीटीए किसी ऐसे रेसिपिएंट को सर्विस देता है जो डिपार्टमेंट है तो सही गवर्नमेंट का, पर एक्चुअल में टीडीएस पर्पस के लिए ही क्या हुआ है, रजिस्टर हुआ है, या खुद ही गवर्नमेंट ही है, तो मैम ऐसे केस में भी क्या है, जीटीए ने अगर इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड की है तो क्या होता है, मेगा एग्जेम्पशन होता है। क्लास में करते वक्त तुम्हें एक चीज और बताई थी मैंने, क्या बोला था कि अगर सपोज करो एयरक्राफ्ट के थ्रू तुम क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो एयरक्राफ्ट के थ्रू अगर मैम ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है और इन चीजों का ही हो रहा है, तो क्या मेरा मेगा एग्जाम्पशन है, नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ नोटिस करना पड़ेगा, ये मेगा एग्जाम्पशन सिर्फ रेलवे से कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन इन चीजों का, वेसल से कर रहे हो, या फिर जीटीए के थ्रू कर रहे हो, तभी ये मेगा एग्जाम्पशन है। इसका मतलब मैम अगर मैं एयरक्राफ्ट के थ्रू इन चीजों का क्या करूँ, ट्रांसपोर्टेशन करूँ, चलेगा, नहीं चलेगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है। मैम अगर मैं जीटीए छोड़ो, मैं कुरियर एजेंसी के थ्रू ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करूँ, चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मेगा एग्जाम्पशन हमने नहीं दे के रखी है। आया समझ में? और मैम एक चीज और आपने बताई थी, क्या था, न्यूज़पेपर है, मैम न्यूज़पेपर अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को आप क्या करते हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अनरजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को चाहे आप क्या करो, रेल से ट्रांसपोर्ट करो, चाहे आप वेसल से करो या जीटीए से करो, किसी भी केस में वो टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोल रही थी, जो न्यूज़पेपर है ना रजिस्टर्ड चाहिए, न्यूज़पेपर अनरजिस्टर्ड का ट्रांसपोर्टेशन इन एनी केस टैक्सेबल ही रहता है। तो व्हाट आई हैव टू चेक, सारे वो कीवर्ड्स चेक करके सिर्फ प्रोबेबिलिटी चेंज करनी है, प्रोबेबिलिटी चेंज हुई तो एग्जेम्प्ट बन जाता है, टैक्सेबल। देन तो ये मेरा क्या हुआ, गुड्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन भी था कि मैम क्या होता है ना, कई माइंस में, बड़ी बड़ी जो माइन होती है वहां पे क्या होता है, ये गाड़ी दे देते हैं और गाड़ी के साथ ड्राइवर भैया भी दे देते हैं कि यूज कर लो इन माइन में, कुछ सामान इधर से उधर पहुंचाना है तो ये गाड़ी वाले भैया क्या करेंगे, तुम्हारा सामान इधर से उधर पहुंचा के दे देंगे। अब हमको कंफ्यूजन पता है किस चीज का हो रहा है मैम, ये जो गाड़ी और गाड़ी के साथ भैया दिए हैं, ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है या फिर ये एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, मुझे ये समझना पड़ेगा। ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, तो मुझे क्लियरली पता है क्या समझ में आ रहा है, ये एक्चुअल में आपने ट्रक रेंट पे दिए, भैया के साथ क्या दिया, ट्रक रेंट पे दिया। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए तुमने नहीं दिया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मतलब क्या, इधर से उधर कहीं और सामान पहुंचाना। यहाँ बेसिक चीज थी, ये ट्रक हर किसी को चलाना नहीं आती, ट्रैक्टर हर किसी को चलाना नहीं आता, उसके साथ ड्राइवर भैया भी दे दिए, तो काम मेन क्या था, काम मेन था रेंटिंग ऑफ दिस ट्रक। तो यहाँ पे मैम रेंटिंग ऑफ ट्रक पे कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये टैक्सेबल रहेगा। मतलब सबसे पहले मेगा एग्जाम्पशन में तो ये देखो कि रेंटिंग है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, कौन सी चीज क्या है, मुझे सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है। अब मैंने इसमें ना क्लास में क्या एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे गाड़ी के साथ ड्राइवर आ रहा है तो तुम बोल रहे हो रेंटिंग है। मैं जब किसी बस वाले भैया को बोलती हूँ मुझे इंदौर से पुणे पहुंचा दो, तब भी तो गाड़ी होती है, तब भी तो बस में ड्राइवर होता है, मैं तो चला के नहीं लेके जाती बस, तब मैम आप उसको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल क्यों नहीं बोल रहे? तब मेरे सामने आता है कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन। कंपोजिट सप्लाई क्या बोलती है, प्रिंसिपल चीज क्या थी, गाड़ी चलाने गए थे मैडम कि इंदौर पहुंचने गए थे, मुझे एक्चुअल में इंदौर जाना था, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ही मेरा क्या था, प्रिंसिपल सप्लाई था। जबरदस्ती वो तो गाड़ी आ गई और गाड़ी के साथ क्या आ गया, वो भैया भी आ गया जिसको क्या चलाना आती है, बस चलाना आती है, तो आई हैव टू चेक दैट थिंग। डन। इसी के साथ मेरा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन खत्म हुआ। बैंकिंग में अपन ने क्या किया था, बैंकिंग में हमने किया था कि देखो अगर आप कभी भी लोन एक्सटेंड करते हो, डिपॉजिट लोन देते हो, किसी को एडवांस देते हो, डिपॉजिट एक्सटेंड करते हो, मैंने तुमको लोन दिया, मैंने तुमको एडवांस दिया, तुम्हारा डिपॉजिट मेरे पास रखा हुआ था, उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बढ़ गया,
ठीक है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट होता है ना उसको एग्जाम कर देते हैं। तो लोन देते हो, लोन पे मैम बैंक चार्ज करती है क्या? इंटरेस्ट। मैम डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट वो बचपन में पड़ी हुई चीज, जब बिल्स रिसीवेबल को हम डिस्काउंट करवाते हैं, तो 11th क्लास में तुमने सीपीटी में पढ़ा होगा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट होते हैं तो बोलते हैं डिपॉजिट हो, लोन हो, एडवांस हो, इस पे जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आ रहा है उसको हम करते हैं एग्जाम। ठीक है, लेकिन अब इस चीज से रिलेटेड सारे क्लेरिफिकेशन अभी कर लेते हैं। पहले चेक कर लेना वो इंटरेस्ट है या नहीं, वो डिस्काउंट भी है या नहीं। मतलब सपोज करो तुमने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया अपने अकाउंट में, क्वेश्चन किया था ये अपन ने कल। अगर तुमने मिनिमम बैलेंस अकाउंट में मेंटेन नहीं किया तो तुमसे चार्जेस लिए जाते हैं बैंक के थ्रू। ये चार्जेस इंटरेस्ट नहीं है, दिस चार्जेस आर नॉट इंटरेस्ट, और ना ही ये चार्जेस क्या है, तुम्हारा डिस्काउंट है। तो ये चार्जेस टैक्सेबल होंगे। याद आया, कल करा था ये क्वेश्चन। इसके अलावा मुझे और क्या देखना पड़ता है? यहाँ पे उन्होंने बताया, देखो बोरोविंग वर्ड नजर आ रहा है ना, बोरोविंग वर्ड के लिए कुछ भी चार्ज हुआ है एग्जाम। तो कोलेट्रल मतलब कुछ कोलेट्रल रख के अगर तुम बोरोविंग करते हो तो भी उस पर लगने वाला इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। ठीक है, इसके बाद मैम सपोज करो हमने ईएमआई पे करने में देरी कर दी, तो उस ईएमआई के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। अरे इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट, दैट फैसिलिटी, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन मैम अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलता है, देखो हम इंटरेस्ट तो एग्जाम कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड पे लगने वाला इंटरेस्ट हम एग्जाम नहीं करते। रीजन क्या बताया था मैंने? क्रेडिट कार्ड वाले वैसे ही तुमको 45 डेज फ्री में मनी यूज करने को दे रहे हैं। अब अगर तुमने 45 डेज में उनकी मनी वापस नहीं की तो बेचारे इंटरेस्ट तो चार्ज करे। तो बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट आप दे रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता है, वो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा रेपो रेट बोलो, रिवर्स रेपो रेट बोलो, इसके अलावा कमर्शियल पेपर पे अगर तुमने कोई इनकम कमाई है, ये सब एग्जेम्प्ट होगी। और मैंने बोला था ना किसी भी तरह के चार्जेस लगाए जैसे वो मिनिमम बैलेंस चार्ज, वो सब क्या होते हैं? लाइबल टू जीएसटी रहते हैं। आया समझ में? देन इसके बाद अब अपन आते हैं किसके ऊपर। हमने ना ये वाला तो मैंने रीडिंग दिया था क्योंकि मैं अभी तुमको इस चीज को समझाई हूँ कि अगर कुछ भी फाइनेंशियल लीज पे दिया उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया तो इंटरेस्ट अगर आ जाए तो समझ लेना टैक्सेबल होता, क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, इसको लेकिन एक बार जरूर से क्या करना है, रीड करना कि कब ये टैक्सेबल होता है। सिर्फ एक चीज तुमको रीडिंग के लिए दी है। अब मैम इसमें ना एक चीज और आती है, क्या आती है? हमको कंफ्यूजन है। आपने अगर ईएमआई टाइम पे नहीं की, है ना, हमने आपको लोन दिया था, आपने ईएमआई टाइम पे नहीं की, हमको ये समझ नहीं आ रहा ईएमआई के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट करे या नहीं करे। या फिर आपने ना शेड्यूल नंबर 2 जब पढ़ाया था, आपने एक चीज पढ़ाई थी, एग्री टू डू एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, ऐसा करके आपने कुछ बताया था। तो हमें ऐसा लग रहा है आप टॉलरेट कर रहे हो कि सामने वाला ईएमआई पे नहीं कर रहा, आप टॉलरेट कर रहे हो, टॉलरेट करके उससे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। तो हम उसको क्या बोले? लिक्विडेटेड डैमेज बोले या फिर उसको एग्जेम्प्ट कर दे? तो उसका क्लियर चीज क्या बोली थी भाई, ईएमआई पे नहीं करना का मतलब ही यही है कि तुम बैंक का पैसा और यूज कर रहे हो। तो इसको और कुछ नहीं बोलेंगे यहाँ पे, टॉलरेट करना नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया बैंक ने कि भाई तू ईएमआई पे मत करना, मैं टॉलरेट करूंगा और तेरे से क्या ले लूंगा, एक्स्ट्रा चार्जेस। क्योंकि जब मैंने तुमको शेड्यूल 2 पढ़ाया था ये भी पढ़ाया था कि टॉलरेट वाले में एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और यहाँ ऐसा कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बैंक नहीं करता कि तू ईएमआई मत पे करना, हम टॉलरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, एंट्री नंबर 27 का ही कवरेज है और ये क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। डन। इसके बाद वापस आ जाते हैं हम पुरानी दुनिया में। अब यहाँ पे क्या है, ये तो हमने कर लिया कि भाई इंटरेस्ट अदर देन क्रेडिट कार्ड वाला क्या है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होगा। इसके अलावा ये लोग क्या बोलते हैं, अगर आप सेल करते हो या परचेस करते हो फॉरेन करेंसी, आप कौन हो? सेल और परचेस करने वाले फॉरेन करेंसी बोलते हैं एक ऑथोराइज डीलर। एक ऑथोराइज डीलर अगर फॉरेन करेंसी खरीदता बेचता है, या फिर एक बैंक फॉरेन करेंसी खरीदता बेचता है, और या फिर आपस में ये दोनों ही क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी खरीदते बेचते हैं, तो क्या होगा? मेगा एग्जेम्पशन रहेगा। मैं क्या बोल रही हूँ, या तो बैंक और बैंक आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन, या ऑथोराइज डीलर और ऑथोराइज डीलर आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या फिर बैंक के साथ ऑथोराइज डीलर अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो एग्जेम्पशन है। मैम बैंक के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, टैक्सेबल है। ऑथोराइज डीलर के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, टैक्सेबल है। तो यहाँ पे
आप किसी और दोस्त के साथ ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह पे अभी मैं ध्यान नहीं देती, पर वो क्या हो रहा है, टैक्सेबल है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, सिर्फ नाम याद रखो। अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना में आपके अकाउंट ओपन किए गए हैं, तो बैंक ने आपको सर्विस दी, कौन सी सर्विस दी, प्रधानमंत्री जन धन योजना में आपका बैंक अकाउंट ओपन करके दे दिया, एग्जाम। फिर बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट था कि मैम एक्वायरिंग बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या था, तो मैंने क्या समझा था कि आप जाते हो एक शॉप के ऊपर, शॉप में गए, शॉप में जाके तुमने क्या किया, पेटीएम कर दिया। ठीक है। अब पेटीएम तो तुमने कर दिया, पेटीएम करने के बाद क्या हुआ, ये जितना भी पैसा है ना वो उसके बैंक के पास इकट्ठा हुआ है, अभी भी शॉपकीपर के पास नहीं आया, वो क्या गया है, बैंक के पास। तो बोलते हैं ये बैंक का नाम दे दिया हमने, क्या, एक्वायरिंग बैंक। तो बोलता है ये जब भी शॉपकीपर के पास क्या होता है, ये पेटीएम आता है, गूगल पे आता है, जितने भी चीजें आती है ना, उसको डे वाइज उसको क्या करना होता है, सेटल करना पड़ता है उस अमाउंट। तो ये लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी सिंगल ट्रांजैक्शन में 2,000 तक का पेमेंट करते हो ना, तो एक्वायरिंग बैंक अप टू 2,000 के सिंगल ट्रांजैक्शन पे कोई चार्जेस नहीं लेगा ये सेटलमेंट। लेकिन अगर आपने एक बार में 2001 का भी पेमेंट किया, तो एक्वायरिंग बैंक जब इस शॉपकीपर के लिए सेटलमेंट करके देगा, तब वो क्या करेगा, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा। तो मैम जीएसटी कितने पे चार्ज होगा, 1 रुपए पे? नहीं, या एक्सेस लिखा है क्या, एक्सेस ऑफ 2000 नहीं लिखा, मतलब पूरे 2001 पे क्या होगा, जीएसटी तुम्हारा चार्ज हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सर्विस पे जाते हैं। नेक्स्ट सर्विस क्या बोलता है, नेक्स्ट सर्विस सिंपल है कि अगर आईएफएससी में सिचुएटेड, आईएफएससी में क्या है, आपका इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आपका आईएफएससी जोन में सिचुएटेड है, और अगर वो किनको सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसे लोगों को जो इंडिया के बाहर हैं, और ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो फॉरेन करेंसी में प्रोवाइड करना चाहिए, इंडियन रुपी में नहीं। मतलब सब कुछ बाहर 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 का, आईएफएससी वालों को बाहर का ही माना जाता है। तो आईएफएससी में है मेरी यूनिट, जो बाहर के कस्टमर को ही सर्विस दे रही है, और सर्विस भी इंडियन रुपी में नहीं दे रही, फॉरेन करेंसी में दे रही है, तो सब चीजें बाहर की हो गई ना, तो बोलते हैं इसको हम क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसके साथ मेरी क्या खत्म होती है, एग्जेम्पशन, पूरी बैंक एंड फाइनेंशियल वाली सारी की सारी एग्जेम्पशन खत्म होती है, जिसमें इंटरेस्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वो 2,000 वाला सिंगल ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट। अब हम इंश्योरेंस वाले में क्या करें, सबसे बकवास जिसको बोलो वो इंश्योरेंस ही चालू है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो इंश्योरेंस में तुमको कुछ नहीं करना, अगर नेशनल पेंशन सिस्टम है, तुम्हें पेंशन जहां सुनाई दे जाए, आंख बंद करके एग्जाम करके आ जाना, बस इतना याद रखना, आंखें बंद करने में ये सब बाय लिखा है, टू नहीं लिखा है। ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो एग्जामेशन है, इन लोगों को सर्विस मिलेगी तो एग्जामेशन नहीं है। तो सर्विस बाय, नेशनल पेंशन अगर सर्विस देगा, सर्विस अगर आर्मी वाले, चाहे वो आर्मी कहाँ की हो, आसमान वाली आर्मी हो, एयरफोर्स हो, या फिर वो जो नेवल वाली है जो कहाँ पे होती है, सी के उधर होती है, या फिर हमारी बॉर्डर लाइन पे जो आर्मी है, इनके लिए अगर कोई इंश्योरेंस है, तो तीनों तरह के लोगों को यहाँ क्या किया, कवर किया, इनके लिए कोई भी इंश्योरेंस दिया जाता है तो सब एग्जेम्प्ट है, और वो एग्जेम्प्ट करना जरूरी भी है। तुम्हें क्रक्स क्या याद करवाया, कहीं की भी आर्मी हो, अगर उनको सर्विस प्रोवाइड करे इंश्योरेंस की, एग्जेम्पशन है। ठीक है। इसमें क्या है, और भी कुछ नाम दिए हैं, लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे नाम दिए, कुछ भी याद नहीं करना। आईसीआई नकली नाम बना के तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करने वाला नहीं है। तुमको दिख जाए बीमा, तुमको दिख जाए जनश्री, जो दिख जाए, योजना ही दिख जाए, तो समझ जाना इंडिया की योजना है। बस याद क्या रखना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस अप टू 2 लाख के कवर वाला एग्जेम्प्ट है। तो सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर माइक्रो इंश्योरेंस आए तो 2 लाख तक का क्या है, एग्जेम्प्ट है। मगर मैम माइक्रो इंश्योरेंस लिखा है कि कवरेज इसका कितना है, इतना है, तो माइक्रो इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट नहीं है, वो क्या होता है, टैक्स है। फिर आती है जनरल इंश्योरेंस की बात, पढ़ना भी मत, बस सीधे याद रखना, अगर जनरल इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड की, ये सब जनरल है, मतलब हट लिखा है, कैटल लिखा है, उसके बाद ट्राइबल लिखा है, मतलब कुछ भी ऐसा नाम लिखे जो लाइफ से रिलेटेड नहीं है। अब वो नकली नाम तो बना के नहीं पूछेंगे तुमसे कि देखो तुमको कितना याद है, तुमको पता चल जाना चाहिए जनरल इंश्योरेंस से एग्जाम, बस सर्विस इन्होंने प्रोवाइड करनी चाहिए। या फिर और जनरल इंश्योरेंस अगर गवर्नमेंट प्रीमियम पे करे तो पक्का एग्जेम्प्ट होगा। तो अगर किसी भी इंश्योरेंस का पेमेंट गवर्नमेंट करती है तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा।
मैम अगर इसी इंश्योरेंस का, जितने इंश्योरेंस की आप यहाँ बात कर रहे थे ना, ये वाला इंश्योरेंस, ये वाला इंश्योरेंस, ये वाला इंश्योरेंस, बोलते मैम किसी भी इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस करवा दे तो री इंश्योरेंस वाली सर्विस भी एग्जिम। मतलब सीधी बात, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या इन सब चीजों का री इंश्योरेंस सब कुछ क्या है, एग्जेम्प्ट है। नाम जब याद कर ही रहे हो तो और सर्विस अगर ये स्पेसिफाइड बॉडीज प्रोवाइड करती तो और नाम सुनो। तुम्हें ये पता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी एग्जाम, प्रोविडेंट फंड, फिर से प्रोविडेंट फंड, फिर से पेंशन। मैं बोल रही हूँ ना, जहाँ पेंशन सुनाई दे, प्रोविडेंट सुनाई दे, इंश्योरेंस सुनाई दे, आंख बंद करके याद रखना, एग्जेम्पशन करना है, बट आंखें बंद करते करते इस चीज को दिमाग में छाप लेना, ये बाय लिखा है, टू नहीं। अगर इनको सर्विस मिलती है तो सब टैक्सेबल है, इन्होंने सर्विस दी है तो क्या होगा, एग्जेम्पशन रहेगा। ठीक है। और देखो, अटल पेंशन, सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है पेंशन और मैं इसको एग्जाम कर रही हूँ, और दूसरी चीज मैं पढ़ क्या रही हूँ, बाय। फिर मैम बाय क्या है, किसी भी पेंशन स्कीम का कलेक्शन, एग्जाम आया, ध्यान इधर। फिर इसके बाद बिजनेस फैसिलेटर और करस्पॉन्डेंट, ये चीज अच्छी थी, इसको हमने क्या समझा था। मैम बिजनेस फैसिलेटर क्या होते हैं, जो आपके बिजनेस को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। तो ये रही हमारी बैंक। बैंक ने क्या किया, एक बिजनेस फैसिलिटेटर को अपॉइंट किया। क्यों अपॉइंट किया, इसलिए अपॉइंट किया कि बैंक ने बोला जाओ रूरल एरिया में जाओ और रूरल एरिया में जाके लोगों के अकाउंट ओपन करवाओ। तो ये जो सर्विस बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को दे रहा है, एक्चुअल में ये सर्विस बिजनेस फैसिलिटेटर किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है। और किस लिए दे रहा है, रूरल एरिया में ब्रांचेस में क्या करना है, अकाउंट खुलवाना है, वो एग्जेम्प्ट है। और क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, क्वेश्चन में ये देखा था, इंस्टीट्यूट ने लिखा है बिजनेस फैसिलिटेटर, बैंक को सर्विस देता है, अकाउंट ओपन करवाने से रिलेटेड ही सर्विस देता है, लेकिन क्या किया उन्होंने, रूरल की जगह कर दिया वहां पे अर्बन। यही क्वेश्चन देखा था। तो मैम अर्बन तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है रूरल ब्रांच को ही ये सर्विस जानी चाहिए। डन इतना। फिर इसके बाद सेम टाइप ऑफ सर्विस, इसको स्किप किया अभी। सेम टाइप ऑफ सर्विस बिजनेस फैसिलिटेटर अगर किसको देता है, इंश्योरेंस कंपनी को देता है। सेम टाइप ऑफ सर्विस बिजनेस फैसिलिटेटर अगर इंश्योरेंस कंपनी को देता है और वही रूरल एरिया में देता है तो भी मेगा एग्जेम्पशन। और मैम अगर इंस्टीट्यूट इसको अर्बन कर दे तो हम इसको टैक्सेबल करके आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ तक तो बात समझ में ही, चाहे इंश्योरेंस को दो, इंश्योरेंस कंपनी को दो या बैंकिंग कंपनी को ये सर्विस दोगे, एग्जेम्पशन तो मिलेगा अगर ये रूरल एरिया है तो। लेकिन मैम ये वाली सर्विस क्या है, ध्यान से सुनना। ये बोलते हैं कि ये रहा बैंक, ये रहा तुम्हारा बिजनेस फैसिलिटेटर। मैम बैंक और बिजनेस फैसिलिटेटर को मिलाने के लिए भी एक इंटरमीडियरी हो सकता है। तो ये जो इंटरमीडियरी है, ये इंटरमीडियरी अगर बिजनेस फैसिलिटेटर को हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, बैंक को सर्विस प्रोवाइड करने में बिजनेस फैसिलिटेटर को हेल्प कर रहा है। बैंक ने बोला था बिजनेस फैसिलिटेटर को समझो कि रूरल एरिया में जाके हमारे अकाउंट ओपन करवा दो। बिजनेस फैसिलिटेटर नहीं जा पाया तो उसने एक इंटरमीडियरी को बोला कि तू जाके रूरल एरिया में क्या कर, हेल्प करके अकाउंट खुल जाए। तो ये जो इंटरमीडियरी भी हेल्प कर रहा है ना, ये इंटरमीडियरी की सर्विस भी एग्जेम्प्ट है। बट इसमें याद क्या रखना था कि ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियरी की बैंक के लिए एग्जेम्प्ट है। अगर ये इंटरमीडियरी इंश्योरेंस कंपनी को सेम टाइप में हेल्प करेगा ना, वो एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है ये सर्विस सिर्फ ए एंट्री वाले अगर इंटरमीडियरी है तो ही क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। क्या ये चीज याद आ गई? डन। फिर इसके बाद आते हैं हम लीजिंग में। लीजिंग सर्विस में क्या ही था ऐसा, लीजिंग सर्विस में कुछ तो था नहीं इतना खास, लेकिन वो जुड़ा हुआ है किससे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से। तो हमने क्या किया था, मैम क्या होता है, जब भी आप क्या देते हो ना, लॉन्ग टर्म लीज पे क्या देते हो, लॉन्ग टर्म लीज पे स्पेसिफिकली बोल रही हूँ मैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट देते हो। स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए ही बोला है यहाँ पे, कि अगर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट किसको देते हो, लॉन्ग टर्म लीज पे देते हो। और देने के लिए क्या करोगे आप, ऑब्वियसली प्रीमियम वगैरह चार्ज करोगे लीज पे देने के लिए। तो वो क्या बोलता है, अगर आपने लॉन्ग टर्म लीज पे दिया है, किसको, इंडस्ट्रियल प्लॉट को लॉन्ग टर्म लीज पे दिया है, अब किसको दिया है, तो बोलता है कि बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर बाय एनी अदर एंटिटी। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर मतलब गवर्नमेंट वाले लोग अगर क्या दे रहे हैं, सीधी बात है, लॉन्ग टर्म लीज पे दे रहे हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट, किसको दे रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट, किसी भी डेवलपर को दे रहे हैं। मतलब देने वाला गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट वाला पर्सन चाहिए, अगर वो किसी भी डेवलपर को दे रहा है
तो ऐसे केस में ये अपफ्रंट फीस हो जाएगी तुम्हारी क्या, एग्जाम। बस। ऐसा तो मैम हमने कल भी कुछ करा था। अगर लैंड आप देते हो लॉन्ग टर्म लीज पे तो अपफ्रंट फीस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि ये जो लैंड है इस पे बनने वाला जो फ्लैट है वो फ्लैट कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले बिक जाना चाहिए और जीएसटी पे हो जाना चाहिए। याद है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अगर अफोर्डेबल स्कीम वाला हाउस है तो 1%, 5%, और अगर नॉन अफोर्डेबल वाला है तो 5%, और अफोर्डेबल वाला है तो 1% हम क्या कर लेंगे, उस पे उस प्रीमियम पे जीएसटी चार्ज करेंगे। ये कल हमने किया था। अब ऐसा ही सेम दिया है, अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट दोगे तो भी मैम अपफ्रंट फीस एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोलता है मैम, चलो आपने अपफ्रंट फीस एग्जाम की वो समझ में आया। कई बार क्या होता है ना, हम लोकेशन के हिसाब से एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं कि ये कोने की लोकेशन है तो वो बोलेगा कोने का प्लॉट है, मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए क्योंकि प्लॉट कोने का है। तो ये जो मैम लोकेशन के हिसाब से आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, क्या इसको भी आप एग्जाम करोगे इस प्रीमियम को? हाँ। प्रीमियम मतलब प्रीमियम, चाहे फिर वो प्रेफरेंशियल लोकेशन के लिए क्यों ना हो। प्रीमियम का मतलब प्रीमियम। तो यस इट इज ऑल्सो एग्जाम, उसको भी मैं क्या करूंगी, एग्जाम करूंगी। ये आया मेरा मेगा एग्जामेशन। पर अब इसमें है आरसीएम की बातें भी। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसमें क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ने क्या लिखा था जो हमने कल पढ़ा भी है, कि अगर मैम लॉन्ग टर्म लीज पे आप देते हो लैंड, यहाँ लिखा है लैंड, यहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट नहीं लिखा। अगर कभी भी कोई भी पर्सन किसी भी तरह की लैंड, कभी भी कोई भी पर्सन किसी भी तरह की लैंड प्रमोटर को लॉन्ग टर्म लीज पे देता है तो आरसीएम लगता है। ये लिखा है आरसीएम में। स्लो जा रही हूँ थोड़ा सा। तो अगर कभी भी कोई भी पर्सन लैंड दे रहा है, प्रमोटर को दे रहा है, आरसीएम लगेगा। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब मैम ये कोई भी पर्सन में अगर गवर्नमेंट हो जाए तो, गवर्नमेंट अगर अदर देन इंडस्ट्री, अदर देन इंडस्ट्री, मैं बोल रही हूँ क्या, इंडस्ट्रियल प्लॉट नहीं दे रहा। गवर्नमेंट अगर अदर देन इंडस्ट्रियल प्लॉट क्या देता है, लीज पे देता है, तो मैम अदर देन इंडस्ट्रियल प्लॉट है तो मेगा एग्जामेशन की बात ही नहीं आ रही। तब क्या नहीं आ रही, मेगा एग्जामेशन की कोई बात नहीं आ रही। तब वो क्या रहेगा, टैक्सेबल। ठीक है। लेकिन मैम अगर यही गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर दे दे तो, इंडस्ट्रियल प्लॉट देगा तो यहाँ पे आरसीएम नहीं आ सकता क्योंकि आगे चल के तुम्हें क्या मिलेगा, मेगा एग्जामेशन। ठीक है। आया। अब मैम इसका मतलब गवर्नमेंट अगर है तो एग्जामेशन भी एक बार सोचना पड़ सकता है। और अगर गवर्नमेंट नहीं है और ये लॉन्ग टर्म लीज पे जा रहा है तो लैंड, तो इन एनी केस क्या होगा, आरसीएम ही आएगा क्योंकि देने वाला गवर्नमेंट नहीं है। जहां पे यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है तभी तो मेगा एग्जामेशन दिया है। और अगर गवर्नमेंट है ही नहीं तो पहली बात तो क्या है, मेगा एग्जामेशन नहीं। और मेगा एग्जामेशन नहीं, और ये इंडस्ट्रियल प्लॉट वॉट कुछ भी छोड़ दो, गवर्नमेंट देने वाली नहीं है तो कोई भी लैंड अगर आप दोगे तो क्या आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। तो मैं किन दो चीजों को जोड़ रही हूँ, एक जोड़ा मैंने मेगा एग्जामेशन को, और साथ में मैंने इसको क्या किया, इसकी प्रोबेबिलिटी जोड़ी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ। अगर नॉर्मल लैंड है, सिर्फ लैंड है, पहले सोचो ये इंडस्ट्रियल लैंड है क्या, हाँ मैम इंडस्ट्रियल लैंड है। तो मेरे दिमाग में हाँ ये इंडस्ट्रियल लैंड है। इसको लीज पे कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है क्या, हाँ, तो मेगा एग्जेम्पशन। मैम फिर से इंडस्ट्रियल लैंड है, हाँ, लीज पे कौन दे रहा है, गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो फिर क्या आ जाएगा, आरसी। तीसरा, मैम लैंड भी है लेकिन इंडस्ट्रियल लैंड नहीं, और देने वाली गवर्नमेंट है, फिर ये इस कैटेगरी में वापस आ गया। तो कहाँ आ गए, आरसी में। तो तुम्हें कदम कदम पे क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है। आया। चलो अब इसके बाद आते हैं हम किस पे, लीगल सर्विस पे। क्या मैम ये लीगल सर्विस नामक चीजें हम कर चुके हैं, हाँ हम कर चुके हैं। ये भी किसके साथ की थी हमने, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ की थी, और ये रहा उसका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का लिंक। अब हमने क्या किया था, मैं डायरेक्ट क्रक्स बताती हूँ पहले, ठीक है तो इजी रहेगा। देखो, सबसे पहले बोलते हैं लीगल सर्विस देना है। हम ये लीगल सर्विस होता क्या है, लीगल सर्विस का मतलब है चाहे आप डायरेक्टली चाहे आप इनडायरेक्टली, या तो कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हो या किसी को असिस्टेंस देते हो, या फिर रिप्रेजेंटेशन देते हो। मतलब कोर्ट में वकील करता क्या है, तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन की कहानी चल रही है।
बीच बीच में मेरी आवाज जा रही है क्या? भी थोड़ा थोड़ा कट हो रहा है आवाज। ये क्लीन है, बिल्कुल सही है? हाँ अभी सही है। अरे तो इतनी देर से पता है तुम्हें बोलना क्यों नहीं नहीं। चाहिए? क्योंकि दो। यहाँ पे निकल रहे भर भर के जेट प्लेन। नहीं नहीं, दो तीन मतलब एक दो बार ही हुआ, अभी जस्ट हुआ 10-15 सेकेंड्स अभी पहले। बोलना पूरे इसमें नहीं ना, मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं बिगड़ी? नहीं नहीं, ठीक है। जस्ट टेन अभी अभी फिफ्टीन अटक रही है आवाज। सेकेंड्स के बीच में क्योंकि ही हुआ है। आप जेट प्लेन निकल रहे हैं 26 जनवरी की जो प्रिपरेशन होती है ना, तो यहाँ पे सारे वो प्रैक्टिस चल रही है उनकी। ऐसा है। तो वो ठीक। जब यहाँ से बहुत सारे निकलते तो मेरी आवाज में वाइब्रेशन आता नहीं है मैम, मेरी वो प्लेन की रिकॉर्डिंग। आवाज नहीं आती मैम, आपकी आवाज रुकती है बीच बीच में। अब वो इसीलिए रुकती है क्योंकि मेरी आवाज फिर उसकी इतनी भारी आवाज रहती है कि मेरी कहाँ आएगी। ठीक है चलो, देखते हैं हम कैसा रिकॉर्ड हुआ है, देखते हैं। चलो, तो हाँ मैं क्या बोल रही थी कि मैम सबसे पहले होना क्या चाहिए, लीगल सर्विस होनी चाहिए। चलो ठीक है, लीगल सर्विस मैंने क्या बोला, लीगल सर्विस चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड हो या कंसल्टेशन दे रहे हो या फिर तुम किसी को क्या दे रहे हो, असिस्टेंस दे रहे हो, ये होती है लीगल सर्विस। देन अब वो क्या बोलता है, लीगल सर्विस तो होनी चाहिए पर देगा कौन ये लीगल सर्विस? देने वाला देखो या तो सिंगल इंडिविजुअल एडवोकेट होगा, या तो मैम फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो सकता है, या तो मैम सीनियर एडवोकेट हो सकता है। ठीक है, ये लोग अगर क्या दे रहे सर्विसेज दे रहे हैं, ये कवर है सबसे पहले हमारे मेगा एग्जामिशन में भी और यही कवर है आरसीएम में भी। इतनी चीज समझ में। अब हम बोलते हैं सबसे पहले मैं सीनियर एडवोकेट को पूरी तरह से इग्नोर करके बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ इंडिविजुअल एडवोकेट एंड फर्म ऑफ एडवोकेट की। अगर इंडिविजुअल एडवोकेट एंड फर्म ऑफ एडवोकेट किसको सर्विस देता है, अगर ये किसी और इंडिविजुअल एडवोकेट को सर्विस दे, अगर ये किसी और फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे, या फिर यही इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट भले ही सीनियर एडवोकेट को भी सर्विस दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी सीनियर एडवोकेट को इग्नोर कर रही हूँ देने वाले की सिचुएशन पे। तो ऐसे केस में अगर इंडिविजुअल एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट अगर किसी भी तरह से इंडिविजुअल को फर्म को या सीनियर एडवोकेट को सर्विस देता है, मतलब छोटा वाला अगर बड़ों को सर्विस दे रहा है, तो सब कुछ एग्जेम्प्ट है। फिर चाहे वो सीनियर हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, एग्जेम्पशन है। ठीक है, फिर से मैम अगर यही इंडिविजुअल एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे तो भी एग्जेम्प्ट है। और अगर मैम यही इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट अगर गवर्नमेंट को सर्विस दे तो भी एग्जाम। अरे वाह, मतलब गवर्नमेंट के लिए भी एग्जाम, अनरजिस्टर्ड के लिए भी एग्जाम, और आपस में खुद ही सर्विस का लेन देन कर रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहा है, तो क्या है, एग्जाम। चलो अच्छा लगा। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट किसको सर्विस दे रहा है, अगर ये एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है, तो मेगा एग्जामेशन नहीं। तो अगर आप बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो जो एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है तो मेगा एग्जामेशन नहीं है, तो फिर मैम टैक्सेबल है। और टैक्सेबल कैसा है, यही तो आरसीएम बोल रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है ये टैक्सेबल। तो मेगा एग्जामेशन में मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा अगर एक पार्टनरशिप फर्म या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट, अभी हम सीनियर एडवोकेट की बात नहीं कर रहे, अगर ये किसी भी पर्सन को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, चाहे वो पर्सन क्या होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर ये किसको दे रहे, गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे, या फिर ऐसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे जिसका प्रीसीडिंग ईयर में अभी क्या हुआ, टर्नओवर क्रॉस ही नहीं हुआ। सीधी बात मैं बोलूं, अनरजिस्टर्ड को दो या फिर गवर्नमेंट को दो मेगा एग्जामेशन। लेकिन अगर आप ऐसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो जो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है तो टैक्सेबल है, और टैक्सेबल होने के साथ आरसीएम में लिखा है ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल। सेम टू सेम ऐसा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के साथ कट कॉपी पेस्ट है। यही चीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर अनरजिस्टर्ड को देगा, एग्जाम, गवर्नमेंट को देगा, एग्जाम, लेकिन यही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बिजनेस एंटिटी जो रजिस्टर्ड है उसको सर्विस दी तो एग्जेम्प्ट नहीं है, और ये टैक्सेबल होगा अगेन किसमें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। डन, इतनी बात याद आई। अब मैं बात करती हूँ सीनियर एडवोकेट की। मैम सीनियर एडवोकेट ने गुनाह क्या किया, कुछ गुनाह नहीं किया। सीनियर एडवोकेट मैम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस दे, वही है एग्जाम, सेम। हम सीनियर एडवोकेट गवर्नमेंट को सर्विस दे, एग्जेम्प्ट, सेम, मतलब सब कुछ सेम चल रहा है, तो फिर गड़बड़ क्या है? अगर सीनियर एडवोकेट इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देता है, या फिर वही सीनियर सीनियर आपस में खेल रहे हैं, ये टैक्सेबल है। ये क्या है, टैक्सेबल है।
तो इसीलिए यहाँ पे सीनियर एडवोकेट को अलग से इन्होंने कवर किया, क्योंकि जब सीनियर एडवोकेट, मैंने लिंक क्या बताई थी, सीनियर एडवोकेट जब भी सर्विस देगा ना, वो अपने एक्सपीरियंस का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज जरूर करेगा। तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब जीएसटी दे दो। तो सीनियर जब भी क्या देता है, सर्विस देगा, इंडिविजुअल को दे, फर्म को दे, किसी को भी दे, टैक्स है। लेकिन अगर फर्म क्या दे रही है, सीनियर को दे रही है, छोटा बड़े को दे रहा है, तब टैक्सेशन नहीं लगता है। तो दिस वाज माय लीगल सर्विसेज। और इस पे अपन ने कितना प्रोबेबिलिटी की थी, क्या क्या प्रोबेबिलिटी की थी, सीनियर अगर क्या दे रहा है, जूनियर, टैक्स लगेगा। सीनियर मैम इंडिविजुअल को भी दे, टैक्स लगेगा। सीनियर मैम फर्म को दे सर्विस, टैक्स लगेगा। सीनियर मैम सीनियर को भी सर्विस दे, टैक्स लगेगा। डन। लेकिन मैम अगर जूनियर सीनियर को दे, टैक्स नहीं लगेगा। जूनियर इंडिविजुअल एडवोकेट को दे, टैक्स नहीं लगेगा। जूनियर अगर फर्म को दे, नहीं लगेगा। जूनियर अगर किसको सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, नहीं लगेगा। तो हमने ऐसी बहुत सारी क्या बनाई थी, अलग अलग प्रोबेबिलिटी बनाई थी, और जिससे समझा था कहाँ टैक्स लगेगा और कहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके साथ मेरा लीगल सर्विस भी यहाँ पे क्या होता है, खत्म। स्पॉन्सरशिप इवेंट में एक ही चीज याद रखो, ये भी आरसीएम से लिंक में है। लिंक में हमने क्या किया था, हमने ये समझा था, मैम स्पॉन्सरशिप सर्विस की बात कर रहे हो, तो हमने आरसीएम का लिंक इसमें क्या किया था कि अगर कोई भी पर्सन, सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई भी पर्सन क्या करता है, स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, आरसीएम में लिखा है कोई भी पर्सन अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप की सर्विस देता है, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है। लेकिन अगर यही स्पॉन्सरशिप मेरी मैम अगर गेम्स से रिलेटेड हुई, स्पोर्ट्स हो गया, हर जगह तुम्हें कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स, गेम्स, क्रीडा ऐसे करके हिंदी या इंग्लिश में वर्ड दिख जाएगा। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस में अगर झलक पड़ गई किसकी, स्पोर्ट्स की, तो वो क्या है, मेगा एग्जाम, तो वो आरसीएम में कवर नहीं होगा। मतलब किसी भी पर्सन ने बॉडी कॉर्पोरेट को स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पॉन्सरशिप दिया, तो वो मेगा एग्जाम, वो आरसीएम में कवर नहीं होता। फिर इसके बाद आते हैं मैम परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस क्या था, परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट सिंपल सी बात थी कि अगर कोई भी आर्टिस्ट फोक परफॉर्म करता है, मतलब इंडियन रूट से जुड़ी हुई चीजें बोल रहा है, फोक है, क्लासिकल, अगर ये वाला, चाहे गाना गाओ, डांस करो, थिएटर करो, कुछ भी करो, अगर आप इंडियन रूट से जुड़ी हुई चीजें कर रहे हो, जिसके लिए कंसिडरेशन आपका कितना है, इक्वल टू 1,50,000, अगर 1,50,000 से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल है। तो अगर कंसिडरेशन इक्वल टू 1,50,000 है, तो जाओ, तुम्हें आजादी दी, मतलब जीएसटी नहीं भरना। एक तो तुम इंडियन आर्ट प्रमोट कर रहे हो 1,50,000 रुपए के अंदर अंदर, अच्छी बात है। लेकिन मैम ये अगर कहीं का ब्रांड एम्बेसिडर है और ये फोक परफॉर्म कर रहा है, तो अगर तुम्हारे यहाँ सुनाई दे गया तुम एक ब्रांड एम्बेसिडर हो, तो फिर क्या तुम 1 रुपए भी चार्ज करोगे ना, तो भी टैक्सेबल हो। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रांड एम्बेसिडर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए होता है, किसी चीज को प्रमोट करने के लिए होता है, तब तुम फोक को प्रमोट नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं जाके तुम किसी चीज का फेस बने हुए हो। तो अगर तुम ब्रांड एम्बेसिडर हो, तो ब्रांड एम्बेसिडर इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस ऑफ कमर्शियल नेचर। इस केस में ये क्या होगा, भले ही तुम 50,000 भी लोगे, तो ब्रांड एम्बेसडर तब तो तुमको क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। फिर इसके बाद आता है राइट ऑफ एडमिशन टू एन इवेंट। इतनी इजी चीज है ना एडमिशन टू एन इवेंट। हमने स्पोर्ट्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से ये चीज समझना चालू की थी कि अगर एडमिशन टू एन इवेंट है, तो वो बिजनेस है। अब ये बिजनेस कहाँ कर रहे हो तुम, किसी को नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस वाली चीज में एंट्री दे रहे हो। नेशनल लेवल मतलब इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे अगर एंट्री करने के लिए पैसा चार्ज करते हो, एग्जाम ऐसी जगह जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्ट के लिए, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये सब तो क्या है, ताज हो गया, ये सब तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। इधर एडमिशन करने के लिए कुछ भी चार्ज करते हो, जाओ, छूट दी तुमको, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। तो इंडिया का प्रमोशन दोनों ही जगह हो रहा है, जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन मैम किसी ऐसी जगह हमने एंट्री ली जहाँ डांस हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है, जहाँ पे फंक्शन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर उसकी टिकट 500 रुपए तक है ना, जाओ, तब भी तुमको एग्जेम्पशन दिया। और इसका क्वेश्चन हमने किया है, एक जगह पूछा था अगर टिकट 25,000 हुई तो क्या होगा, और एक जगह पूछा था 500 रुपए की टिकट हुई तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी जगह तुम जाओ, चाहे किसी स्पोर्ट्स इवेंट में जाओ, चाहे वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट हो या अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट हो, कहीं पे भी जाओ जहाँ की एंट्री टिकट अप टू है, 500 रुपए तक एंट्री टिकट है, तो जाओ भी, तुम्हें मेगा एग्जेम्पशन देगी। तुम भी क्या याद रखोगे,
ठीक है। अब ये है इंपॉर्टेंट वाली चीज, इस पे फिर से मेरे को 2-5 मिनट लगेंगे और इस पे मैं हो जाती हूँ स्लो। ये बोलता है कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी, कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी अगर सर्विस प्रोवाइड करती है खुद के ही मेंबर्स को, पहली चीज प्रोवाइड करने वाला कौन है? अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। मैम समझ नहीं आई? अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी ये हमारी सोसाइटी, सोसाइटी में चेयरमैन भी है, सोसाइटी में सेक्रेटरी भी है, सब लोग है, लेकिन कोई लॉ है क्या इनका? अपने हिसाब से रूल बनाते हैं सोसाइटी के लिए, तो इट इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। अब ये जो सर्विस दे रहे सोसाइटी वाले अपने ही मेंबर्स को दे रहे ना जो वहां पे रहते हैं, तो वही हो गया ना, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अपने ही मेंबर्स को अगर सर्विस देती है, अगर वो एज ए ट्रेड यूनियन सर्विस दे, तो कितना भी अमाउंट हो, कितना भी अमाउंट हो, एग्जेम्प्ट। अगर मैम कोई ऐसी सर्विस दे जो एक्चुअल में ऐसी एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, कोई ऐसे गुड्स दे जिसपे जीएसटी नहीं लगता, फिर भी लिमिट ही नहीं है, फिर तो कुछ चाहे 10 लाख की भी हो तो भी क्या है, एग्जेम्पशन है। तो मैम अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी खुद के मेंबर्स को एज अ ट्रेड यूनियन या फिर कोई एग्जेम्प्ट एक्टिविटी करती है उनके लिए, तो दोनों ही केस में मेगा एग्जेम्पशन है। इंस्टीट्यूट लिख रहा है अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अदर देन ओन मेंबर ट्रेड यूनियन की तरह सर्विस दे रही है। मेरा वर्ड सुनाई दिया, अदर देन। अदर देन बोलते से ये टैक्सेबल हो गया, भले ही ट्रेड यूनियन था, भले ही इन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी थी, पर वो मेंबर्स नहीं थे खुद के। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, देखो तुम भी सोसाइटी में रहते होंगे, अगर सोसाइटी में रहते हो तो तुम्हें क्या पता है मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं कि नहीं? तो बोलते हैं कि अगर सोसाइटी में रहने के लिए आप मेंटेनेंस चार्ज लेते हो, अब ये मेंटेनेंस चार्ज पर पर्सन पर मंथ 7,500 तक है। तो ये 7,500 में जो भी गुड्स लेके आए और अपने मेंबर्स के लिए तुमने वो गुड्स को यूज किया, तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट। लेकिन कितना होना चाहिए? अप टू 7,500 पर मेंबर पर मंथ। अब इससे रिलेटेड मेरे को, ये मेरी सोसाइटी, ठीक है, इस सोसाइटी में लिफ्ट लगानी है, जितने भी फ्लैट है यहाँ सब फ्लैट वालों से क्या लिया जाता है, 7,500 पर मेंबर पर मंथ। इधर 3 लोग रहते हैं, इधर 2 लोग रहते हैं, या 5 लोग रहते हैं, तो मतलब फ्लैट के अंदर एक फ्लैट में कितने मेंबर हैं? 7,500 पर मंथ पर मेंबर लिमिट दी हुई है कि कितना एग्जाम कर सकते हो। ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है मैम? प्रॉब्लम सबसे पहली है, ये जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है ना, ये खुद अनरजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैम एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी जो खुद ही अनरजिस्टर्ड है, अगर मैम ये 10,000 मेंटेनेंस ले, मतलब यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका 10,000 पर पर्सन पर मेंबर ले ले, तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद ही अनरजिस्टर्ड है। बट अगर मैम एक रजिस्टर्ड अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी 7,500 की सर्विस दे रही है, ये दे रही है 10,000 की सर्विस, और एक बार दे रही है 6,000 की सर्विस, 6,000 की सर्विस इज विद इन 7,500, एग्जेम्पशन है। 7,500 की ही सर्विस दे रहे, एग्जेम्पशन है। मैम सर्विस 10,000 की दे रहे, अब एग्जेम्पशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी थी जो सर्विस दे रही थी, तो इसको तो हक है कि ये जीएसटी चार्ज कर सकती है। क्या ये बात समझ में? ये हो गया पहला क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन नंबर 2, ये मेरी बिल्डिंग, मेरे पास इसमें है, जब ले रही हूँ तो 5 फ्लैट मेरे ही हैं, बाकी सबके हैं। इसमें है 100 फ्लैट, 100 में से 5 मेरे फ्लैट है। तो मैम अब जो आप ये 7,500 पर पर्सन पर मेंबर की बात कर रहे हो, आपके पास 5 फ्लैट है लेकिन आप रहते हो एक ही फ्लैट में, 4 फ्लैट अभी आपके वैकेंट पड़े हुए हैं, तो ये 7,500 आप सिर्फ एक फ्लैट के हिसाब से काउंट करोगे कि आपके पांचों फ्लैट में ये काउंटिंग होगी? सारे फ्लैट में ये काउंटिंग होगी, क्यों? क्योंकि भले ही तुम एक फ्लैट में रहते हो लेकिन बिल्डिंग का मेंटेनेंस तो हर जगह से होता है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर तुम्हारे 2 फ्लैट है तो दोनों फ्लैट में हम क्या करेंगे, जितने मेंबर्स रह सकते हैं उसके हिसाब से काउंटिंग करेंगे। तो एक काउंट नहीं होगा, मतलब आपके ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे ये काउंटिंग नहीं चलती है। आया समझ में? फिर इसके बाद और बोलते हैं कि अगर यही अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी प्रमोशन एक्टिविटी करती है अपने ही मेंबर्स के लिए, अपने ही मेंबर्स के लिए क्या कर रही है, या तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी कर रही है उनके वेलफेयर के लिए, या फिर उनके ट्रेड कॉमर्स को वो प्रमोट करने में हेल्प कर रही है, तो फिर से है वही अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। या तो ये वेलफेयर एक्टिविटी करती है, प्रमोशन एक्टिविटी करती है खुद के ही मेंबर्स के लिए, जिसकी फीस 1,000 एक मेंबर, 1 साल का या साल भर की फीस है, यहाँ पर मंथ पर मेंबर था। तो अगर वेलफेयर कर रहे हो, सुनाई दे रहा है वेलफेयर,
तुम्हें प्रमोशन सुनाई दे रहा है, साल में तुमने 1,000 रुपए तक चार्ज किया है अपने ही मेंबर से एज अ मेंबरशिप फीस, जाओ यार ये भी माफ किया, जीएसटी नहीं लगी। आया? तो इसके रिलेशन में जितने भी क्लैरिफिकेशंस हैं वो हमको करना है, और ये क्लैरिफिकेशन कर लिया अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी खुद ही रजिस्टर्ड है तो 7,500 तक कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, लेकिन 7,500 के बाद एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा इसको। और बाकी वही हो गया, अगर ये खुद ही अनरजिस्टर्ड है तो सभी जगह क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन है, चाहे 7,500 हो उससे ज्यादा हो, सब जगह क्या है, एग्जेम्पशन। और ये जो अभी मैंने तुमसे क्लैरिफिकेशंस डिस्कस किए, ये वही सारे क्या है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन। अब इसके बाद कुछ अदर एग्जेम्पशन हमारी आ गई, ये मैंने तुमसे डिस्कस की थी शेड्यूल नंबर 2 में। क्या बोला था कि अगर आप गोइंग कंसर्न की तरह अपना बिजनेस ट्रांसफर कर देते हो तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्या मतलब, सपोज करो मेरा ये बिजनेस है, मेरे बिजनेस में बहुत सारा स्टॉक है, मैंने मेरा चलता फिरता बिजनेस किसी और को चलाने के लिए दे दिया, मतलब गोइंग कंसर्न की तरह मेरा बिजनेस चला गया, तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। तो अब सपोज करो ये जो पर्सन है जिसको मैंने मेरा बिजनेस रजिस्टर ऐसे के ऐसे गोइंग कंसर्न की तरह दे दिया, हो सकता है ये पर्सन रजिस्टर्ड हो सकता है ये पर्सन अनरजिस्टर्ड हो। रीजन बता रही हूँ उसको एग्जाम क्यों किया है। देखो मैम, अगर ये पर्सन रजिस्टर्ड होगा तो कल तक रजिस्ट्रेशन की सारी कंप्लाइंसेस कौन करता था, टैक्स पे करने की सारे कंप्लाइंस ये वाला पर्सन करता था। अगर मेरा बिजनेस एक रजिस्टर्ड पर्सन को ही गया तो आगे से वो सारे कंप्लाइंस करेगा, टैक्सेस वो भरेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है अभी जो तुमने गोइंग कंसर्न की तरह अपना बिजनेस दिया है ना, छोड़ो, रहने दो, हम इस पे जीएसटी अभी नहीं लेते, क्योंकि आने वाला पर्सन क्या करेगा, जीएसटी वैसे ही पे करेगा। लेकिन मैम अब आपने दे दिया एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो अब मैं ओपन करती हूँ रजिस्ट्रेशन चैप्टर। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में लिखा है अगर रजिस्टर्ड पर्सन से तुमने बिजनेस लिया है और तुम उस बिजनेस को चला रहे हो तो तुमको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये लिखा है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। तो अल्टीमेटली अनरजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्टर होना पड़ेगा, आगे से वही टैक्स पे करेगा। तो अभी के लिए जो भी तुमने स्टॉक ट्रांसफर किया उस पर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। फिर इसके बाद आता है, अगर आप कार्गो को नेपाल भूटान में ट्रांजिट ऑफ कार्गो टू टू टू, फिर हमने पढ़ा था ये लिख तो टू रहे हैं, इनका मतलब है फ्रॉम भी। तो अगर ट्रांजिट ऑफ कार्गो टू नेपाल भूटान है या फ्रॉम नेपाल भूटान है, ये पूरी क्लेरिफिकेशन उसी चीज के रिस्पेक्ट में देके रखी थी कि चाहे ट्रांजिट ऑफ कार्गो टू नेपाल भूटान हो या फ्रॉम नेपाल भूटान हो, दोनों ही केस में क्या है, ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं किस चीज पे, इसके बाद आते हैं, ये वाला हमने बोला था कि ये अब काम का नहीं है क्योंकि ये सितंबर में ही खत्म हो गई ये चीजें, ये काम की है। ये बोलते देखो, इसका क्वेश्चन भी किया है हमने, अगर तुम हायर पे देते हो, किस चीज को हायर पे देते हो, अगर तुम अपनी मोटर व्हीकल हायर पे दे रहे हो, कौन सी मोटर व्हीकल, मोर देन 12 पैसेंजर। यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन क्या था मैं याद दिलाती हूँ। याद आया, ये क्वेश्चन था, 4 बसेस ईच विद द कैपेसिटी ऑफ 72 पैसेंजर। क्या लिखा था, ये मैम मेगा एग्जेम्पशन ये बोलता है कि अगर आपके पास मोटर व्हीकल है जिसकी कैपेसिटी 12 से ज्यादा पैसेंजर को बिठाने की है, ये वाली मोटर व्हीकल अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को ही क्या देते हो, अगर किराए पे देते हो, तो मेगा एग्जेम्पशन है। और मुझे क्वेश्चन ने बोला था हमने 4 बसेस दी, स्टेट गवर्नमेंट को ही दी, लेकिन हर एक बस की कैपेसिटी 72 पैसेंजर है, तो हो गई ना मैम, ये 12 से ज्यादा कैपेसिटी हो गई मेरी हर एक बस की, और मैंने दिया भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो मेरे उस वाले क्वेश्चन में भी क्या था, मेगा एग्जेम्पशन। तुम्हें ये रिवर्स चीज समझ में आनी चाहिए, मैं क्वेश्चन याद करने की कोशिश कर रही हूँ जब प्रोविजन पढ़ रहे, तो जब मैंने जितने लोगों को बोला ना अब तुम रिवर्स में पढ़ना स्टार्ट करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो और जब तुम प्रोविजन पढ़ रहे होगे ना, इसी तरह से याद करना कौन कौन से क्वेश्चंस तुमने किए थे इस प्रोविजन के ऊपर, ताकि दूसरी बार जब तुम प्रोविजन भी रिवाइज करोगे तुम्हारे दिमाग में क्या आना चालू होना चाहिए, वो क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किए। ठीक है मैम, अगर यही हम हायर पे देके किसी लोकल अथॉरिटी को दे दें, है मेरे पास मोटर व्हीकल 12 से ज्यादा पैसेंजर है लेकिन मैं लोकल अथॉरिटी को दे रही हूँ, तो लोकल अथॉरिटी के लिए एग्जेम्पशन तो दिया है लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एग्जेम्पशन। आईसीआई देगा नॉर्मल व्हीकल, लोकल अथॉरिटी को दिया 12 से ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी है, टैक्सेबल है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी के लिए
ओनली ईवी व्हीकल्स। ठीक है, आगे मैम अगर हम हायर पे दे दें किसी जीटीए को, जीटीए के लिए पैसेंजर कैपेसिटी नहीं आएगी क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है। तो अगर जीटीए को दे रहे हो हायर पे चलेगा एग्जाम्शन, लेकिन हमने हायर पे दिया, मैडम को दे दी, हमने क्या कर दी, मैम को दे दिया गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड्स किसी चीज को हायर पे फ्लेक्सिबल है। मैम हमने हायर पे दिया पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला ही, ओला वाला क्या करता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ओला नहीं, तुमको एक और चीज बताती हूँ, ये कौन सी जूम कार जो होती है, तुम्हें सिर्फ कार मिल जाती है रेंट पे, ड्राइवर नहीं मिलता, जूम कार है, कार मिल गई, कार तुमको हायर पे मिल गई, तुम स्टेट ट्रांसपोर्ट हो क्या, कार हायर पे दी सपोज करो स्टेट ट्रांसपोर्ट को, लेकिन कैपेसिटी है 10 पैसेंजर की, एग्जेम्प्ट होगा क्या, नहीं। एग्जेम्पशन के लिए 12 से ज्यादा पैसेंजर चाहिए और स्टेट ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं है और 15 पैसेंजर वाली कार भी तुम हायर पे दोगे तो भी टैक्सेबल होगी। क्या ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद था, अगर मैम मोटर व्हीकल हम पता है किसको दे रहे हैं, हम प्री से 12th तक एजुकेशन वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्या दे रहे हैं, हायर पे दे रहे हैं। मेरी मोटर व्हीकल मैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे रही हूँ, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो 12th तक वाला है, तो मुझे ये हायरिंग के ऊपर जो पैसा मिल रहा है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही मोटर व्हीकल मैंने कॉलेज वालों को दे दी हायर पे तो एग्जेम्पशन नहीं, क्योंकि वो बेसिक एग्जेम्पशन भी 12th तक वालों को ही थी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस आप स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी को दो, उन्हीं को थी। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉलेज वालों के लिए अगर आप हायर पे दे रहे हो तो मेगा एग्जामेशन नहीं है, अगर आप 12th तक वालों को हायर पे दे रहे हो ये व्हीकल तो ही मेगा एग्जामेशन है। ये कल हमने पढ़ा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फिर इसके बाद फिर वही नामकरण चालू, क्या नामकरण है, अगर आप रोड और ब्रिजेस पे चलते हो उसके लिए टोल चार्जेस लिए जाते हैं आपसे, एग्जाम। अगर आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हो इलेक्ट्रिसिटी का, एग्जाम। 1 मिनट के लिए इसको रोक रही हूँ। अगर आप क्या करते हो, न्यूज कलेक्ट करते हो, आप कौन हो न्यूज कलेक्ट करने वाले, यूनाइटेड न्यूज वाले हो, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो, अगर आप न्यूज कलेक्ट करके बांट रहे हो, एग्जेम्प्टेड। मेरे को नाम सिर्फ पता है क्या याद रखना है, हमने न्यूज कलेक्ट की, न्यूज कलेक्ट करके जर्नलिस्ट अगर बांट रहा है न्यूज, या यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड न्यूज वाला है या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एग्जाम। मैम पब्लिक लाइब्रेरी, बस नाम ही काफी है, सर्विस पब्लिक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है, एग्जाम। मैम हम क्या करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है प्लेस ऑफ सप्लाई में, अगर हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करना प्लेस ऑफ सप्लाई में है, वेयर द इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज, और अगर इवेंट बाहर ऑर्गेनाइज होता है तो रिसिपेंट की लोकेशन ही तुम्हारा क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे अगर तुमने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया वो बिजनेस एग्जीबिशन है और वो इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज हुई है तो मेगा एग्जीबिशन। ठीक है, फिर इसके बाद मैम टूर ऑपरेटर की चीजें थी। देखो टूर ऑपरेटर क्या करता है, फॉरेन टूरिस्ट के लिए टूर बना रहा है, टूर ऑपरेटर फॉरेन टूरिस्ट के लिए टूर का पैकेज बना रहा है और उस टूर के पैकेज में उसको घूमना भी इंडिया के बाहर ही है, तो एग्जाम्प्ट कर दी। दूसरा है टूर ऑपरेटर क्या कर रहा है, टूर पैकेज बना रहा है, उसमें आप इंडिया में भी घूमोगे इंडिया के बाहर भी घूमोगे, तो बोलते हैं जो आप इंडिया के बाहर घूम रहे हो ना उतना उतना हम क्या कर देते हैं, मेगा एग्जाम करते हैं। बट मैम अब सपोज करो टूर ऑपरेटर ने एक पैकेज बना के दिया जिसमें इंडिया में भी घूम रहे इंडिया के बाहर भी घूम रहे, उसने तो टोटल हमसे 15 लाख रुपए चार्ज कर लिए। आप बोल रहे हो इंडिया के बाहर घूमने का जो चार्जेस है वो एग्जाम कर देंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, पर वो पता कैसे चलेगा उस 15 लाख में से इंडिया से बाहर घूमने का पैसा कितना है। तो बोलते हैं इस केस में आप क्या करो, अगर टूर सपोज करो 15 दिन की, उसमें से 7 डेज आप इंडिया के बाहर हो, तो क्या करो 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 × 7, मतलब प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया। फिर एक बार क्या करो 15 लाख का डायरेक्ट 50% करो। अब इन दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज लेस जो होगा ना, वो जो अमाउंट आएगा वो आपका आउटसाइड इंडिया का अमाउंट है और उसको हम कर देंगे एग्जाम। तो मैं मान लेती हूँ एक फॉरेन एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए कि मेरा आया 7,50,000 ही लो है, तो मैम 15 लाख में से 7.5 लाख तो टैक्सेबल होगा और दूसरा बचा 7.5 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो जितना आउटसाइड इंडिया था वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और जितना इंडिया इंडिया की वैल्यू आई वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। डन। फिर इसके बाद मैम जैसे आपने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए बताया,
क्या बताया कि आप न्यूज कलेक्ट करते, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाले, यूनाइटेड न्यूज वाले न्यूज क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट न्यूज कलेक्ट करके देते हैं। कई बार टीवी चैनल ना गेस्ट एंकर्स इनवाइट करते हैं, जो लोग आते हैं और अपने विचार वगैरह देने की कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं, देखो इन चीजों पे तो जीएसटी लगेगा। ये कोई आप न्यूज कलेक्ट करके नहीं दे रहे, आप अपने व्यूज दे रहे हो वहां पे, तो दिस इज लाइबल टू जीएसटी। डन। अब जो मैंने एक चीज तुमको और बताई ना, कौन सा, ये टूर वाली में एक चीज याद रखना, अगर टूर में कोई जगह पे तुम क्या हो 12 घंटे से ज्यादा रुके हो तो वो फुल डे काउंट हो। जहां पे 12 घंटे से ज्यादा रुके हो वो क्या होता है, फुल डे काउंट होता है। लेकिन एक चीज और याद रखना, रुकने के लिए आउटसाइड इंडिया रुकने के लिए अगर तुम 7 दिन और सपोज करो 13 घंटे रुके हो, तो इसको तो मैं इक्वल टू 8 आवर्स 8 डे कर दूंगी। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ मेरे डेज है ना पूरे टूर के, उसको मैं एक दिन से नहीं बढ़ाऊंगी। जैसे टोटल मेरा 15 दिन घूमने का है बात, ठीक है, ओवरऑल घूमने का मेरा कितना है, 15 दिन, जिसमें से 7 दिन हम इंडिया के बाहर हैं, और कितने घंटे, 13 घंटे इंडिया के बाहर है, तो 7 डेज 13 आवर्स में इंडिया के बाहर हूँ। तो टोटल ड्यूरेशन आउटसाइड इंडिया तो क्या हो जाएगा, 8। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे भी 1 ऐड करोगे। यहाँ पे फिर मानोगे इंडिया में तुम कितना रुके। पहले हम क्या रुक रहे थे, 7 डेज बाहर मानते थे, बाकी का बचा इंडिया मानते थे। अब इंडिया का एक दिन कम हो जाएगा और कहाँ पे जुड़ जाएगा, वो आउटसाइड इंडिया में जुड़ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज तुम +1 नहीं करोगे, सिर्फ आउटसाइड इंडिया का रुकने का जो टाइम है वो +1 होगा। या फिर इंडिया में तुम 6 दिन 13 घंटे रुके तो इंडिया का एक दिन प्लस हो जाएगा। टोटल ड्यूरेशन को ऐड करके मत आना। डन, इतनी चीज समझ में आ गई। फिर इसके बाद ये सब हमने पता है कहाँ कर लिया, एग्रीकल्चर में। अगर फ्रूट्स वगैरह की आप क्या कर रहे हो, प्री कंडीशनिंग कुछ भी कर रहे हो, बस उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक आप चेंज नहीं कर रहे हो, छोड़ दिया हमने, मतलब मेगा एग्जेम्पशन। वहां पे क्या था, कोल्ड चेन की फैसिलिटी देना। कोल्ड चेन फैसिलिटी अगर दे रहे हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड ही है वो भी, वो वहीं पे कर लिया, मेगा एग्जेम्पशन। मैम सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेट, फॉरेन डिप्लोमेट अगर सर्विस देता है, मेगा एग्जेम्पशन है। मेरे क्वेश्चन में क्या लिया था उन्होंने, सर्विस टू फॉरेन डिप्लोमेट, तो वो टैक्सेबल है। क्वेश्चन में टू लिख के दिया था, जबकि यहाँ पे मेगा एग्जेम्पशन बाय वाले को है। ठीक है। देन क्या होता है ना, जब भी आप क्या करते हो ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। अब हर स्टेट में जब आप मूव करोगे, जगह जगह थोड़ी ना तुम परमिट लोगे, तो आप क्या ले लेते हो, नेशनल परमिट, मतलब पूरे इंडिया में आप इधर उधर गुड्स लेके जा सकते हो, इसका नेशनल लेवल का परमिट लेते हो। तो ये जो नेशनल लेवल का परमिट आपको मिला है, इसके लिए जो भी अमाउंट चार्ज किया जाता है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और इसी तरह से आप पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह भी यूज करते हो तो क्या नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मैम सर्विस एक इंडिविजुअल प्रोवाइड करेगा, किसको, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को। मेरे को फिर क्वेश्चन याद आ रहा है, एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को अगर एक इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे प्लेयर की तरह, एम्पायर की तरह, कोच की तरह, या फिर एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, तो मेगा एग्जेम्पशन है। तो मैंने बोला रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को या तो इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करे, या फिर एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी क्या करे, सर्विस प्रोवाइड। ठीक है, यही हो सकता है एग्जाम। मेरे क्वेश्चन में दिया था रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को बॉडी कॉर्पोरेट क्या दे रही है, सर्विस दे रही है। वहां पे इंडिविजुअल नहीं था मेरे क्वेश्चन में, वहां बॉडी कॉर्पोरेट लिखा था। तो बॉडी कॉर्पोरेट को एग्जेम्पशन नहीं है, वो टैक्सेबल है। याद आया, क्वेश्चन किया था। ठीक है मैम, अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एक अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी अगर सर्विस दे, टैक्सेबल है, क्योंकि यहाँ रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज बोला है। मैम एक अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी रिकॉग्नाइज को सर्विस दे, यहाँ भी रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ भी रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज, एक भी अनरिकॉग्नाइज हुआ तो टैक्सेबल हो जाए। ठीक है। और मैम इंडिविजुअल अगर अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे तो भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि हमने लिखा है इसको रिकॉग्नाइज को सर्विस दे दो। डन। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम किसके ऊपर, खत्म, ऑलमोस्ट 5 मिनट का बचा है फिर खत्म। अब आगे सर्विस रिसीव फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। अगर इंडिया के बाहर ये लोग सिचुएटेड हैं,
सर्विस प्रोवाइडर इज आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आ गए। हाँ, सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंडिया के बाहर है, अगर वो गवर्नमेंट को सर्विस देता है, मेगा एग्जेम्पशन होना ही चाहिए। अगर सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंडिया के बाहर है और अगर वो गवर्नमेंट को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो मेगा एग्जेम्पशन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ क्योंकि ये लिंकेज नहीं की थी अभी तक अपन। कब की थी मैं बताऊं, सप्लाई चैप्टर में की थी, और वो भी मामूली सी की थी। ये बोलते हैं देखो, आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, हाँ जी, इंपोर्ट करने वाला कौन, गवर्नमेंट, मेगा एग्जेम्पशन। आपको याद होना चाहिए जब मैं सेक्शन नंबर 7 सप्लाई का करा रही थी, वहां पे भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन है, वेदर इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर कंसिडरेशन है तो बिजनेस को सोचना ही नहीं था, ये सेक्शन 7 में किया है। यहाँ पे बोलता है अगर एक इंडिविजुअल कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर इंपोर्ट नहीं करता है, कंसिडरेशन दे भी रहा है, लेकिन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में उसने सर्विस नहीं ली है, तो मेगा एग्जेम्पशन। मतलब मैं पैसे दे रही हूं, यहाँ पे तो सप्लाई बोला ना कि सप्लाई है। सेक्शन 7 क्या बोलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई तो है। मैम टैक्सेबल होगा या नहीं, सबसे पहले तुम इंडिविजुअल हो, हाँ, इंडिविजुअल ने कंसिडरेशन दिया, हाँ, बिजनेस के लिए तुमने इंपोर्ट किए सर्विस, हाँ, टैक्सेबल टैक्सेबल। तुम इंडिविजुअल हो, हाँ, कंसिडरेशन दिया, हाँ, बिजनेस के लिए था, नहीं नहीं हमारी शादी थी इसलिए वहां पे मेकअप वाले को बुलाया। मतलब क्या है, इंडिविजुअल ने विदाउट कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कोई चीज मंगवाई है, मेगा एग्जेम्पशन। तुम कौन हो, कंपनी, कंसिडरेशन दिया है, हाँ, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए चीजें मंगवाई है, हाँ, टैक्सेबल भी है, सप्लाई भी है। तुम कौन हो, कंपनी, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए तुमने कुछ मंगवाया नहीं, अलग से चाहिए था, डायरेक्टर की वाइफ को कुछ चाहिए था, इसलिए उसने क्या, कंपनी के नाम से पेमेंट कर दिया। कंपनी के नाम से पेमेंट हुआ लेकिन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल को मेगा एग्जेम्पशन है, बाकी किसी को नहीं है। तो कंपनी ने अगर पे किया है, भले ही प्राइवेट चीज के लिए भी पे किया होगा, तब भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। आया, इस चीज को याद जरूर रखना, क्यों, क्योंकि ये फिर एक लिंक उठाता है मेरा शेड्यूल नंबर 7, फिर आता है मेरा साथ में इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और फिर उसमें जोड़ता है सिर्फ इंडिविजुअल के लिए मेगा एग्जेम्पशन। आया, इसके अलावा फिर रफ्तार थोड़ी बढ़ाते हैं। अगर 12AA का चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस चैरिटेबल पर्पस के लिए करता है तो मेगा एग्जेम्पशन है, ये हम शुरुआत की सर्विस में ही ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल भी कर लिया था, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल से रिलेटेड है और ये सर्विस इंपोर्ट करने वाला कौन है, कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन फोर्स, तो क्या है, मेगा एग्जाम्पशन। क्योंकि मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कल समझाया था, उसमें ये चीज बताई थी कि ऑनलाइन वाली सर्विस सिर्फ कॉलेज वाले लोगों को ही अलाउड है, तो एग्जाम्पशन भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का उनको ही अलाउ करो। इसके अलावा अगर ये लोग क्या लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऑनलाइन जर्नल की, ये क्या नहीं होगी, एग्जेम्प्ट नहीं होगी, और एग्जेम्प्ट नहीं होगी तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहाँ जाता है, आरसी में। फिर इसके बाद ये हो गया हमारा अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट में क्या हो गया, ये कैंसिल। ये हो गया हमारा अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट में क्या हो गया, ये भी कैंसिल। ठीक है, फिर उसके बाद ओआईडीआर की सर्विस भी थी, ओआईडीआर सर्विस भी मैम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस ओआईडीआर से रिलेटेड है, ये क्या होता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे बैठ के ये यूट्यूब चला लिया, ये क्या कर रहे हो मैम, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल, मैं डेटाबेस को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रिट्राइव कर रही हूँ। पहली चीज समझ में आई। अब क्या यहाँ पे ओआईडीआर बोलते किस हो, जहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन कम हो, मेरे को क्या मैनुअल इंटरवेंशन लगा, ये इधर मैंने यूं 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 किया और ये क्या हो गया, मेरे पास ऐप आ गई बहुत सारी, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, वहां कोई बैठ के ऐप भेज नहीं रहा है, कोरियर नहीं कर रहा है कुछ भी, डायरेक्ट तुम डाउनलोड कर पा रहे, इसको बोलते हैं ओआईडीआर की सर्विस। अब मैम ये सर्विस एक रजिस्टर्ड पर्सन भी ले रहा होगा इंडिया में, और एक हम जैसे करोड़ों लोग, जियो आने के बाद जो सिर्फ वाईफाई यूज कर रहे हैं, नेट यूज कर रहे हैं, सब लोग ओआईडीआर ओआईडीआर कर रहे होंगे। तो ऐसे तो मैम अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस आरसीएम में आती है तो आरसीएम बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ऐसे तो आप फिर सबको रजिस्टर कर देते। तो इन्होंने बोला है ओआईडीआर की सर्विस अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट लेगा,
तो उसको मेगा एग्जेम्पशन, बाकी लोगों को टैक्स लगेगा। ठीक है, ताकि करोड़ों जनता को इनको क्या ना करवाना पड़े, रजिस्ट्रेशन ना करवाना पड़े। ठीक है, फिर इसके बाद अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस किसने की, यूनाइटेड नेशन ने की, यूएन ने की, या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने की, बस समझो यूएन ने की, या फिर कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन सर्विस इंपोर्ट करता है, या फॉरेन डिप्लोमेट सर्विस इंपोर्ट करता है, ये भी क्या है, मेगा एग्जाम। ठीक है, फिर इसके बाद ये सब हमने अभी जो डिस्कशन किया ना, ये उसी डिस्कशन का पार्ट है, वही चीज है, बस इसमें ये कैंसिल हो गया, ये आई गेस रिपीट आ गया ये वाला पेज। ठीक है, वही चीज है, यूनाइटेड नेशन ले, ऑर्गेनाइजेशन ले, ये वही चीज है, फॉरेन डिप्लोमेट ले। अब मैं लास्ट तुम्हारा आ रही हूँ, अगर मैम सर्विस एक इंटरमीडियरी प्रोवाइड कर रहा है, इंटरमीडियरी किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरमीडियरी। अब जो रिसिपिएंट है और जो सप्लायर है दोनों इंडिया के बाहर, इंटरमीडियरी सिर्फ इंडिया में, तो रिसिपिएंट भी इंडिया के बाहर, सप्लायर भी इंडिया के बाहर, इंटरमीडियरी बेचारा इंडिया में सर्विसेज दे रहा है। तो बोलते देख तेरे को मेगा एग्जाम्पशन तो दे देंगे, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना 5 साल तक मेंटेन करके रखना, बस एक ही कंडीशन दी उसको, जैसे बिल ऑफ लेडिंग होगा, तूने सप्लायर और रिसिपिएंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, अगर आप इंटरमीडियरी है तो कुछ कमीशन मिला होगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना वो कितने साल तक संभालना है, 5 इयर्स तक। आई वुड से इट इज जस्ट फॉर एमसीक्यू कि इंटरमीडियरी को अपने अकाउंट्स कितने टाइम तक प्रिजर्व करके रखने हैं, एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स। ठीक है, अब ये वाली चीज, 3 चीजें हैं इसमें। सबसे पहले इंट्रा स्टेट सप्लाई रिसीव बाय टीडीएस डिडक्टर फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड सप्लाई। देखो, मैंने किसी पर्सन को, गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को बोला भाई तेरे को ना टीडीएस डिडक्ट करना, इसके ऊपर क्या है, इसे टीडीएस डिडक्ट करना है। तो अगर एक टीडीएस डिडक्टर उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई मिल रहा है, मतलब वही वही इंट्रा स्टेट सप्लाई टीडीएस डिडक्टर को मिल रहा है, और ये सप्लाई किससे मिल रहा है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो भाई एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से मुझे क्या मिला, सप्लाई मिला, और मेरे को टीडीएस डिडक्ट तो करना चाहिए, पर मैं क्यों करूंगी, सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन का टीडीएस डिडक्ट नहीं होता अगर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। लेकिन व्हाट इफ मैम इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई, अगर ये मैम इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो इंटर स्टेट सप्लाई में आपको क्या लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। गुड्स का है तो 0 पे ही रजिस्ट्रेशन लो, सर्विस का है तो 20 लाख के ऊपर चलेगा तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर, तो फिर तो टीडीएस डिडक्ट होगा ही होगा। तो ये नॉर्मल है, इसको एग्जाम टाइम के लिए कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि यही चीज मैं तुमको टीडीएस में इससे डिटेल में बताऊंगी। मैम अगर एक एसईजेड यूनिट है और एसईजेड यूनिट सर्विसेज इंपोर्ट करता है एसईजेड के ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए, एसईजेड यूनिट ने क्या किया, सर्विसेज इंपोर्ट की, ऑथराइज्ड ऑपरेशन ऑफ एसईजेड ओनली एग्जिम, एसईजेड ने सर्विस इंपोर्ट की पर ऑथराइज्ड ऑपरेशन में यूज नहीं कर रहा, टैक्सेबल। तो एसईजेड है, हाँ, इंपोर्ट है, हाँ, ऑथराइज्ड ऑपरेशन है, हाँ, एग्जेम्पशन है, हाँ, एसईजेड है, हाँ, इंपोर्ट है, हाँ, ऑथराइज्ड ऑपरेशन है ना, एग्जेम्प्ट है ना, सब कुछ हाँ 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 होगा तो ही क्या होगा, एग्जेम्पशन। और लास्ट, अगर गवर्नमेंट, तुमने ये मेरे साथ किया है क्लैरिफिकेशन में, गवर्नमेंट जब भी किसी को माइनिंग करने देती है पेट्रोल वगैरह की, तो क्या बोलती है, देख पेट्रोल वहां निकलेगा या नहीं निकलेगा ये हमारी गारंटी नहीं है, तो एक काम करना, अगर पेट्रोल निकलता है तेरा खर्चा है तो पूरा एक्सप्लोर कर, ढूंढ कर, सब तेरा खर्चा है। उसके बाद जब अगर सच में वहां से पेट्रोल निकल गया और तो उस पर प्रॉफिट अर्न करेगा, तो प्रॉफिट का कुछ शेयर किसको चाहिए, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट शेयर ले रही है क्योंकि उसने अलाउ किया माइनिंग करने के लिए, उसने अलाउ किया एक्सप्लोर करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने खुद नहीं लिख दिया इस शेयर के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इस शेयर के ऊपर सीजीएसटी नहीं लगेगा, मतलब इंट्रा स्टेट होगा तो यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। डन। अब ये वाला जो चीज है ना, ये एक्चुअल में कहाँ है, वैल्यूएशन की, जो वैल्यूएशन कौन सा, कस्टम का, तो ये चीज कहाँ पे आएगी, कस्टम वैल्यूएशन में आएगी। एक बार के लिए समझा देती हूँ, बोलते हैं आईजीएसटी एग्जेम्प्ट होगा किस पे, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस। देखो जब तुम कस्टम करोगे ना, कस्टम में पता चलेगा वैल्यूएशन करते वक्त रॉयल्टी भी ऐड होती है, लाइसेंस फीस भी ऐड होता है। तो बोलता है
कस्टम के वैल्यूएशन में अगर तुमने रॉयल्टी और लाइसेंस फीस ऐड किया है तो आईजीएसटी लगाते वक्त उस कंसिडरेशन में से इसको एक्सक्लूड करना और फिर आईजीएसटी लगाना, क्योंकि हमने रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस को एग्जेम्प्ट करके रखा है। बस इतना ही है। सो दिस कंप्लीट योर एग्जेम्पशन का जितना मुझसे डिटेल पॉसिबल हुआ रिवीजन। मैं बोलूं, जो 8 दिन में क्लास में किया है ना, मैंने लिटरली कोशिश की है कि 2 दिन के रिवीजन वीडियो में वो सब कुछ दे दूं। तो तुम्हारी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भूलने लग जाओ एक बार रिवीजन वीडियो 1.75 पे देख लेना। कल हमारा जॉब वर्कर का रिवीजन स्टार्ट होगा। ये हमने आज कंप्लीट कर लिया। 15 मिनट या 20 मिनट का मुश्किल से वो रिवीजन लेक्चर होगा, हम सुबह क्लास में कर लेंगे। लेकिन मेरा मन नहीं माना तो मैंने जॉब वर्कर का एक डिटेल चार्ट भी बना दिया। अब ये डिटेल चार्ट में एक एक चीज वही कवर है जो मेरे इस चार्ट में है। सब कुछ वही है, लेकिन तुम्हें लिखने के लिए चाहिए होता है क्या, लैंग्वेज। तो जब तुम ये छोटी छोटी लैंग्वेज पढ़ोगे तो तुम्हें प्रॉपरली क्या होगा, लिखते आएगा। तो जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस मैंने इसको क्या दिया, कंप्लीट करके दिया। तो कल हम क्या करेंगे, जॉब वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, इसका कल रिवीजन वीडियो क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, चलो।